Hello everyone. Today we will complete chapter 5 Principles of Inheritance and Variation. हाफ चैप्टर हम पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के जो बचे टॉपिक्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. फर्स्ट टॉपिक इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय वॉल्टर सोटॉन एंड टी बोवेरी इन 1902. इन्होंने मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं ये बताया था. फिर इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जीन्स के बिहेवियर के. फिर क्रोमोसोम के मूवमेंट के बेसिस पे इन्होंने मेंडल्स के लॉज को एक्सप्लेन किया और इन्होंने अपनी थ्योरी दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें इन्होंने अपनी नॉलेज थी जो क्रोमोसोमल मूवमेंट के बारे में और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स की उसको कंबाइन किया और तब कंपेयर किया जो मेंडल के फैक्टर्स थे यानी जीन्स को कंपेयर किया विद द क्रोमोसोमल बिहेवियर. नीचे टेबल में कंपैरिजन दिया हुआ है मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोमल बिहेवियर, मीन्स दोनों कैसे सिमिलर हैं बिहेवियर में. तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो फैक्टर्स के एलील्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सेम ऐसे क्रोमोसोम्स भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड कंपैरिजन दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पे कि जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया कि जो एलील्स हैं फैक्टर के वो सेपरेट आउट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ऐसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी सेपरेट आउट होते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस. थर्ड पॉइंट में बताया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो दो जीन्स हैं, दो कैरेक्टर्स के जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं F2 जनरेशन में और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. सेम वे क्रोमोसोम्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं मियोसिस के टाइम पे और तब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स गिवन है. जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो जीन्स के एलील्स F1 जनरेशन में एक साथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं इन द रेशियो 9:3:3:1. सेम वे यहाँ पे क्रोमोसोम्स का गिवन है कि वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 के थ्रू गिवन है इस स्लाइड में. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था थॉमस एंड मॉर्गन ने. उन्होंने वर्क किया था फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे. उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, इसके 6 रीजंस गिवन है NCERT में. सबसे पहला रीज़न है कि जेनेटिक स्टडीज़ के लिए सूटेबल होता है. सेकेंड रीज़न, इसे हम सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी कंडीशंस में ईजिली ग्रो कर सकते हैं. थर्ड रीज़न, इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, सिर्फ 2 वीक्स का लाइफ स्पैन होता है इसका. फोर्थ रीज़न कि ये सिंगल मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस करता है यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. फिफ्थ रीज़न कि मेल और फीमेल को इसमें हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फीमेल लार्ज इन साइज़ होती है एंड मेल है वो स्मॉल इन साइज़ होता है. और लास्ट रीज़न है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस होते हैं जो हम इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट के बाद 2 टर्म दिए, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. मॉर्गन ने बहुत सारी डायहाइब्रिड क्रॉसेस कराई ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक जीन्स की स्टडी करने के लिए. इन्होंने 2 कैरेक्टर्स चूज़ किए, बॉडी कलर एंड आई कलर. इन्होंने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल की क्रॉस कराई ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ में. फिर इन्होंने F1 प्रोजेनिस की सेल्फिंग कराई और इन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में इन्हें रेशियो 9:3:3:1 ना मिलके उससे डेविएटेड रेशियो मिला, मीन्स इन्हें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिले और नॉन पेरेंटल कम मिले. मॉर्गन और उनके कलीग्स को पता था कि ये जो 2 जीन्स हैं जिनकी वो स्टडी कर रहे हैं वो X क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है. इसीलिए अपने रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जब भी 2 जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा मिलते हैं और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम मिलते हैं. इसका रीज़न है 2 जीन्स के बीच में फिजिकल एसोसिएशन या फिर लिंकेज, जिसके लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया लिंकेज. इसके अलावा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पे मॉर्गन की 2 डायहाइब्रिड क्रॉसेस गिवन है, क्रॉस A एंड क्रॉस B. क्रॉस A में उन्होंने बॉडी कलर एंड आई कलर लिया, तो जब उन्होंने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल की क्रॉस कराई वाइल्ड टाइप मेल से तो उन्हें F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप मिले 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट मिले 1.3% ओनली. इसके अलावा क्रॉस बी में उन्होंने लिया विंग का कैरेक्टर, वाइट एंड मिनिएचर टाइप विंग की जब उन्होंने क्रॉस कराई वाइल्ड टाइप से तो उन्हें F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप मिले 62.8% एंड रिकॉम्बिनेंट्स मिले 37.2%.
इन प्रोसेस के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हैं तो वो लूजली लिंक्ड भी हो सकते हैं और टाइटली लिंक्ड भी हो सकते हैं। अगर वो लूजली लिंक्ड हैं तो हमें रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा मिलेंगे, जैसे क्रॉस बी में है हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं 37.2%, क्योंकि ये लूजली लिंक्ड है। इसके अलावा अगर दो जीन्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड हैं तो हमें रिकॉम्बिनेंट्स टाइप उसमें कम मिलेंगे, जैसे कि क्रॉस ए में हमें रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो सिर्फ 1.3% मिल रहे हैं। यहाँ पे फिर से लिंकेज के दो टाइप्स को एक्सप्लेन किया है कि जो लिंकेज है उसमें अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो वो टाइटली लिंक्ड भी हो सकते हैं और लूजली लिंक्ड भी हो सकते हैं। अगर वो टाइटली लिंक्ड हैं तो उसमें रिकॉम्बिनेंट्स हमें बहुत ही कम मिलेंगे। अगर वो लूजली लिंक्ड हैं तो उसमें हमें तभी रिकॉम्बिनेंट्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। एल्फ्रेड ने फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज़ किया था दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और उसके बाद इसी को इन्होंने मैपिंग के लिए यूज़ किया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नॉर्मली एक ट्रेट या एक कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है, लेकिन जब कोई एक ट्रेट 3 या 3 से ज़्यादा जीन से कंट्रोल हो तब हम इसे बोलेंगे पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक ट्रेट को एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर को 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं, ए, बी एंड सी। इन तीनों जीन्स की डोमिनेंट फॉर्म्स हैं वो डार्क स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और रेसेसिव फॉर्म्स हैं वो लाइट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी ह्यूमन बीइंग का जो जीनोटाइप है उसमें सारे डोमिनेंट एलील्स हैं तो उसका जो स्किन कलर होगा वो डार्केस्ट होगा। इसके अलावा अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उसका जीनोटाइप में सारे रेसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं तो उसका स्किन कलर लाइटेस्ट स्किन कलर होगा। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन तीनों जीन्स को लेके वो इंटरमीडिएट कलर को शो करेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हाइट इन ह्यूमंस। टर्म इज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है या एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लियोट्रॉपी में जो जीन है वो मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज़। ये डिजीज़ एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है और वो जीन एक एंजाइम को कोड करता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जब म्यूटेशन हो जाता है इस जीन में तो एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को चेंज करता है टायरोसिन में। जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है और वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है। तो जब वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है फिनाइल एलेनिन तो वो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। इसके अलावा और भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको ये चेंज करता है, वो है रिडक्शन इन हेयर्स एंड रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग ने 1891 में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा कुछ इंसेक्ट्स में एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। 50% स्पर्म्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50% स्पर्म्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था। हैंकिंग ने इसे टर्म दिया एक्स बॉडी। बाद में इसी एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। सबसे पहला टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन का है वो है मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल होमोगैमेटी। मीन्स कि मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे और फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेम टाइप के होंगे। इसको फिर हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है एक्स 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 वाई टाइप, जिसमें फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स एक्स यानी कि फीमेल है वो 2 एक्स क्रोमोसोम कैरी करेगा और मेल के अंदर एक लार्ज एक्स क्रोमोसोम होगा और स्मॉल वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स और कुछ इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला। इसका सेकेंड टाइप है एक्स 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 ओ टाइप। इसमें जो मेल होगा उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम एक प्रेजेंट होगा और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फीमेल हेट्रोगैमेटी एंड मेल होमोगैमेटी। मीन्स फीमेल के अंदर 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और मेल के अंदर 2 सेम सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसमें है जेड 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 डब्ल्यू टाइप। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स। तो इसमें फीमेल बर्ड्स में 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे जिसको हमने जेड और डब्ल्यू से डिनोट किया है और मेल बर्ड में 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे जिसको हमने जेड जेड से डिनोट किया है। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में ऑफ स्प्रिंग का जो सेक्स है वो डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है या रिसीव कर रहा है। हनी बी में अगर कोई ऑफ स्प्रिंग फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो रहा है तो वो कन्वर्ट होगा क्वीन में या वर्कर में। मीन्स वो फीमेल होगा या तो वो क्वीन फीमेल होगी या फिर वर्कर फीमेल होगी। इसके अलावा अगर कोई ऑफ स्प्रिंग पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो रहा है मीन्स अनफर्टिलाइज एग से डेवलप हो रहा है तो वो कन्वर्ट होगा मेल में, उसको हम बोलेंगे ड्रॉन। इट मीन्स कि मेल है वो हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेगा देन द फीमेल्स। फीमेल्स हमेशा डिप्लॉयड होंगी, वो 32 क्रोमोसोम कैरी करेंगी और मेल हमेशा हैप्लॉयड होगा, वो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेगा।
ये टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। और इसमें जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगा वो माइटोसिस डिवीजन से होगा और एग का प्रोडक्शन हमेशा मियोसिस डिवीजन से होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन। द सडन चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन विच चेंजेस द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिकॉम्बिनेशन की तरह म्यूटेशन भी वेरिएशन कॉज करता है डीएनए में। अगर डीएनए के अंदर कोई सेगमेंट ऐड हो जाता है या फिर कोई सेगमेंट है उससे डिलीट हो जाता है, ये तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देता है। क्योंकि जीन्स भी क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट हैं, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो वो एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर्स कॉज करता है। म्यूटेशन को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन एंड साइलेंट म्यूटेशन। तो ये हम तीनों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। तो यहाँ पे लेकिन हम इसको शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो यहाँ पे गिवन है पॉइंट म्यूटेशन। अगर डीएनए में एक सिंगल बेस पेयर अगर चेंज होता है तो ये जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है इसमें सिर्फ एक ही अमीनो एसिड चेंज होगा और इसे बोलेंगे हम पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अगर कोई बेस पेयर ऐड हो जाता है या फिर एक बेस पेयर डिलीट हो जाता है तो पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा और जितने भी अमीनो एसिड्स उसके बाद बनेंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर किसी को ये अच्छे से समझना है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, इसकी वीडियो है, दोबारा से देख लेना। नाउ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम एक ट्रेट की स्टडी करते हैं फॉर सेवरल जनरेशंस इन अ फैमिली। इसको हम फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो कैसे इनहेरिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये हम फैमिली ट्री से शो करते हैं। तो नीचे डायग्राम में कुछ सिंबल्स गिवन है जो हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ करते हैं। इसमें हम मेल को एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है मीन्स उसको डिजीज़ है या डिसऑर्डर है तो हम उसको कलरफुल बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। दो इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग को हम एक लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं मेल और फीमेल के बीच में। अगर वो मेटिंग दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में है तो हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। फैमिली ट्री में हम पेरेंट्स को ऊपर शो करते हैं और चिल्ड्रन को नीचे शो करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम 2 टाइप की ट्रेट्स की स्टडी कर सकते हैं, सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। तो सबसे पहले हम सेक्स लिंक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्स लिंक ट्रेट का सबसे पहले पता लगाने का सबसे इजी तरीका है कि अगर वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा है उसमें हमें। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है कि अगर मदर अफेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन में जो डिजीज़ है वो पास ऑन होगी सन को और सन से फिर नेक्स्ट जनरेशन में ग्रैंड डॉटर को। सेम वे अगर फादर अफेक्टेड है तो फादर पास ऑन करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर को और डॉटर से फिर ग्रैंड सन को। तो इसे बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो अगर हमें किसी पेडिग्री चार्ट में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो हो रहा है इट मीन्स ये सेक्स लिंक ट्रेट है। सेकेंड टाइप का ट्रेट है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट को डोमिनेंट जीन कंट्रोल करता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होंगे और इसमें कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। मीन्स कि हर जनरेशन में हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाई देंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जाम्पल है पॉलीडेक्टाइली एंड टंग रोलिंग एबिलिटी। ऑटोसोमल ट्रेट का दूसरा टाइप है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। इस टाइप के ट्रेट को रेसेसिव जीन्स कंट्रोल करते हैं। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें हमेशा एक जनरेशन स्किप होती है। मीन्स हमें एक जनरेशन में जो ट्रेट है वो दिखाई देगा और दूसरे में नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हों लेकिन चिल्ड्रन है उसमें फिर नॉन अफेक्टेड होंगे, और अगर हमें पेरेंट्स हैं वो नॉन अफेक्टेड दिख रहे हैं तो चिल्ड्रन है वो उसमें अफेक्टेड होंगे। मीन्स कि अगर हम एक पेडिग्री चार्ट में देख रहे हैं कि एक जनरेशन में हमें ट्रेट दिख रहा है, डिजीज़ दिख रही है और दूसरे में नहीं दिख रही है, यानी एक जनरेशन अगर स्किप हो रही है तो वो एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का। इसके एग्जाम्पल है एल्बिनिज्म एंड सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। म्यूटेशन की वजह से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहला है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिंगल जीन सिर्फ अफेक्टेड होता है बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन में अगर एक सिंगल जीन चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और ये मेंडल के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इनका इनहेरिटेंस होता है। मींस इनका जो इनहेरिटेंस है वो मेंडल के लॉज को फॉलो करता है। इसको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू भी शो कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा।
मेंडेलियन डिसऑर्डर की सबसे पहली डिजीज़ है हीमोफीलिया। ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। इसमें एक सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड होता है और वो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग की कैस्केड प्रोसेस का एक पार्ट है। तो अगर ये प्रोटीन एब्सेंट होगा तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होगी उस इंडिविजुअल में, और अगर उसकी बॉडी में सिंपल कट भी लग जाता है तो उसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। क्योंकि ये सेक्स लिंक डिजीज़ है तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेगी। इसमें जो फीमेल्स हैं वो अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में, मींस अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज जीन प्रेजेंट है तब तो वो डिजीज्ड होगी, और अगर वो हेटरोजाइगस कंडीशन में, मींस कि अगर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज जीन प्रेजेंट है तो वो कैरियर होगी और वैसे वो नॉर्मल होगी, उसको कोई डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन मेल के केस में क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और उस पर अगर डिजीज जीन प्रेजेंट है तो वो जो मेल है वो डिजीज्ड होगा। इसीलिए ये जो डिज़ीज़ है ये मेल्स में ज़्यादा होती है और फीमेल्स में कम होती है। इस डिज़ीज़ को हम रॉयल डिज़ीज़ भी बोलते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया एक कैरियर थी इस डिज़ीज़ के लिए, जिन्होंने अपने जितने भी ऑफस्प्रिंग थे उनको ये डिज़ीज़ है वो ट्रांसफ़र की थी। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज़ कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, और इसमें जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ये भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न शो करता है। थर्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है और ये मेटाबॉलिज्म में एरर की वजह से होता है। इसमें जो जीन अफेक्टेड होता है या जिस जीन में म्यूटेशन होता है वो जीन कोड करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को, जो कि कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। लेकिन जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता और फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। इसीलिए इस एंजाइम की एब्सेंस में फिनाइल एलेनिन है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है या फिर ये किसी और डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एक्यूमुलेशन की वजह से ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है ब्रेन में, और ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सिकल सेल एनीमिया, इट इज़ अ ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, और ये जो डिजीज़ है ये होती है एक अमीनो एसिड के दूसरे अमीनो एसिड में चेंज होने की वजह से। हमारे हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन। बीटा चेन में 6 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन म्यूटेशन की वजह से ये ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है वेलाइन अमीनो एसिड में, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। अमीनो एसिड के चेंज होने का रीज़न है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक बेस है वो चेंज हो जाता है दूसरे बेस से। इसमें GAG, ये जो कोडोन है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। यहाँ पे A है वो रिप्लेस हो जाता है U से, तो कोडोन कन्वर्ट हो जाता है GUG में, और GUG कोडोन कोड करता है वेलाइन अमीनो एसिड को। लो ऑक्सीजन कंडीशंस में ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ये पॉलीमराइज हो जाता है और RBC की शेप चेंज कर देता है फ्रॉम बाइकॉनकेव टू द सिकल शेप्ड। इस डिजीज़ को दो पेयर ऑफ एलील कोड करते हैं, HbA एंड HbS। इसीलिए इसके 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस A जीन प्रेजेंट होगा, एलील प्रेजेंट होगा, या फिर होमोजाइगस S प्रेजेंट होगा, या फिर हेटरोजाइगस कंडीशन होगी जिसमें HbA और HbS प्रेजेंट होगा। होमोजाइगस S है ये डिजीज़ कॉज करता है, मीन्स अगर HbS और HbS दोनों एलील प्रेजेंट होंगे तभी वो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो डिजीज्ड होगा। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जिसके अंदर HbA और HbS एलील्स प्रेजेंट हैं वो सिर्फ कैरियर होगा, वो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने प्रोजेनिस को ये डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इस स्लाइड में सिकल सेल एनीमिया को डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। सबसे ऊपर शेप गिवन है RBCs की। नॉर्मल कंडीशन में RBC की शेप होगी बाइकॉनकेव, लेकिन म्यूटेशन के बाद इसकी शेप हो जाती है सिकल शेप्ड। नीचे गिवन है कि 6 पोजीशन पे बीटा चेन में प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड जिसका कोडोन है GAG, लेकिन म्यूटेशन के बाद ये जो A है ये रिप्लेस हो जाता है U से और कोडोन बन जाता है GUG, जो कि कोड करता है वेलाइन अमीनो एसिड को। तो इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया है वेलाइन अमीनो एसिड में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हमने 2 टाइप पढ़े थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिर्फ एक ही जीन में चेंज आता है, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मीन्स अगर एक क्रोमोसोम या तो ज़्यादा होगा या फिर एक क्रोमोसोम कम होगा। इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा यानी 2n+1 कंडीशन होगी, और मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम होगा यानी 2n-1 कंडीशन होगी। पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी।
फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से, मीन्स की 21 क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी की प्रेजेंस की वजह से। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन ने इन 1866। इसके कुछ सिम्टम्स गिवन है नीचे। सबसे पहला सिम्टम है इसका शॉर्ट स्ट्रेचर विद स्मॉल राउंड हेड। सेकेंड है फॉरवर्ड टंग। थर्ड इज पार्शली ओपन माउथ। फिर फोर्थ है कि इसमें जो पाम है वो ब्रॉड होंगी और उसके अंदर पाम क्रीज भी प्रेजेंट होंगी। एंड लास्ट है इसमें मेंटल रिटार्डेशन। सेकेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है। इसीलिए इनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 47, 44 प्लस XXY। इनका ओवरऑल डेवलपमेंट मस्कुलाइन होता है, लेकिन इनमें कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ऐसे इंडिविजुअल्स मोस्टली स्टेराइल होते हैं। लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। इसमें होती है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम है वो कम प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो होते हैं 45, मीन्स 44 प्लस X0। और ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, क्योंकि उनमें ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं। दे ऑल्सो लाइक द अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल्स। So now principles of inheritance chapter is completed. The next chapter we will start biotechnology principles and processes.